नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक दौर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हमने शुरू किया। जो एमएलएज हैं खास कर करके प्रोमिनेंटली उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बुलाते रहे हैं और चूँकि लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद हिसाब किताब का दौर होता है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, तो जाहिर है उनका हक भी बनता है कि वो अपने नेताओं से हिसाब किताब ले। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उन्हें आमंत्रित किया है जिनकी चर्चा बहुत ज़बरदस्त है। 2019 से या कह लें 2019 के पहले से। 2019 में जब दूसरी बार बीजेपी आई तो इतने नंबर्स थे नहीं कि अपने बूते सरकार बन पाए, तो एक इंजन की ज़रूरत पड़ी और जेजेपी नाम के इंजन को साथ लेना पड़ा। 10 सीटें पहले बार ही चुनाव, नई पार्टी बनी, पहली बार चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीत करके आए। सरकार में साझेदार हो गए, डिप्टी सीएम और बड़े बड़े महकमे उन्हें दे दिए गए। लेकिन उसके बाद लगातार 4.5 साल सुर्खियों में बने रहे बहुत सारे कारणों से। बीच में आपको पता है किसान आंदोलन आया, तब भी बहुत ज़बरदस्त उनकी आलोचना हुई और कई लोग जिन्हें उनसे बहुत उम्मीद थी, मायूसी या गुस्से का इजहार इस हद तक होने लगा कि किसान आंदोलन के समय में उन्हें गद्दारों की पार्टी तक कह दिया गया। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम। और एक खास बात और है, हरियाणा में कुछ प्रचलित कहावतें हैं कि जिनके पीछे डिप्टी लग गया, फिर वो देख लीजिए भाई साहब चंद्रमोहन बिश्नोई देख लीजिए, फलाना ढिमकाना देख लीजिए। तो डिप्टी सीएम जो रहे हैं हरियाणा के, पूर्व डिप्टी सीएम अब तो हैं दुष्यंत चौटाला, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दुष्यंत जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्मर डिप्टी सीएम। चलिए हम सवाल जवाब शुरू करेंगे, लेकिन हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा है कि शुरू के 2 मिनट आपके हैं, बिना किसी टोका टोकी के। अब आपका समय शुरू होता है। आप शशि जी, बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन आपने दी कि 2019 से। मैं तो राजनीतिक तौर पर पढ़ाई छोड़कर 2013 में आया और 14 में देश का सबसे युवा सांसद भी बना। बतौर सांसद 5 साल हिसार ही नहीं, हरियाणा की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी। ट्रैक्टर लेकर मैं पार्लियामेंट में गया जब कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल बनाने से लड़ाई लड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद अलग अलग विषय आए, खिलाड़ियों के और के पार्लियामेंट में हमने उठाए। फार्मर्स के इश्यूज़ आए, उनको उठाया। युवा के इशू आए, उनको उठाए। और 2019 में 2018 के अंत में एक नई पार्टी बनाकर हम मैदान में उतरे और 3 चुनावों के बाद हम 10 विधायक लेकर विधानसभा में गए। और विधानसभा में जाने के बाद हमने जो वादे जनता से करे थे, जो घोषणा पत्र में हमने चीज़ें लिखी थी, उनको प्राथमिकता देते हुए 4.5 साल प्रदेश में गठबंधन सरकार चलाई, अपने विषय पूरे करवाए। और मैं मानता हूं कि 1-2 इश्यूज़ को छोड़कर अधिकतम ऐसे कदम उठाए जिसने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया। और मैं तो चाहूँगा आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से जनता हमारा साथ दे और साथ लेकर कैसे हरियाणा को और उन्नत बनाना है, उस प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़ते रहें। हमारा तो एक उद्देश्य है, युवा हो, महिला हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, इनको सबको आत्मनिर्भर और प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए, इस लड़ाई को प्राथमिकता के साथ हम आगे लेकर बढ़ेंगे। और 2024 का ये जो फाइनल मैच है, विधानसभा का चुनाव है 1 अक्टूबर का, जननायक जनता पार्टी और मजबूती से प्रदेश को नेतृत्व दे पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी आपका। और सवालों का हम सिलसिला शुरू करें उसके पहले ये आपने भी सुना होगा ना कि जिसके पीछे डिप्टी लग जाता है
आने वाला वक्त बड़ा मुश्किलों वाला होता है। आपके पहले वाले जितने डिप्टी हैं सब पूर्व के पूर्व ही रह गए, तो इस बात का आपको रहता मैं है इन कुछ प्रथाओं टुटका पे सुटका? विश्वास नहीं करता। ऐसे तो चौधरी देवीलाल के नाम के आगे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा, अडवाणी जी के भी लगा, ये तो समय की बात तो अडवाणी जी को भी आपने देख ही लिया। उसके बाद तो वो देवीलाल दो बार चुनाव, देवीलाल जी फिर 3 बार डिप्टी चुनाव जीत पीएम के हुए, उसके बाद फिर ठीक है उनके नीचे वालों का हुआ, लेकिन ये आप ना चिंता करिए। ये जो भावनाएं हैं और ये जो प्रथाएं हैं, ये जो सोच है, ये किसी के मन में संशय दे सकती है। हरियाणा की जनता ने चुनना है और कुछ वो टुटका विश्वास। सुटका, कुछ टुटका पुटका मेरी किया आदत आपने कुछ नहीं घर है। के आगे या गाड़ी के आगे? मेरी आदत नहीं है, मैं इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता। चलिए ठीक है। सचिन पहला सवाल करना चाहेंगे। दुष्यंत जी, मैं जेजेपी के रिसेंटली जो हालात बने हुए हैं उस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। हम देख रहे हैं हर रोज़ नई नई खबरें सामने आ रही हैं, कभी कोई साथ छोड़ रहा है, कभी कोई साथ छोड़ रहा है। बहुत बुरे वक्त से इस वक्त जेजेपी गुजर रही है। गठन से लेकर अब तक की हम बात करें, क्या आप मानते हैं कि वाकई ये बहुत क्रूशियल टाइम है जेजेपी के लिए, बहुत बुरा वक्त है? नहीं, बुरा वक्त नहीं है। हाँ, कई साथी साथ छोड़कर जाएंगे, कई साथी नए भी आएंगे, ये तो फेजेस है। मेरे को आप जैसे एक पत्रकार साथी का फ़ोन आया कि आपका एक साथी आज रिज़ाइन दे गया। कहता हमने सुना था चौधरी देवीलाल जी ने जिस मुकाम पर पहुंचाया, उसने चौधरी देवीलाल जी को छोड़ने का काम किया। कहते आज हमने देख भी लिया। पर क्या चौधरी देवीलाल जी ने कभी राजनीतिक जीवन से त्याग करने की सोची? नहीं सोची। एज ए रीजनल पार्टी शायद हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम नए को, युवा को, महिला को वो जिम्मेवारी फिर दे पाए, जिस जिम्मेवारी के साथ वो नेतृत्व प्रदेश को दे। और मुझे तो एक शेर याद आता है, शायद कभी चौटाला साहब ने संपत सिंह जी के छोड़ने पर कहा था कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, ऐ दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि हमने मान सम्मान में किसी की कमी नहीं छोड़ी। अगर किसी को ह्यूमिलेट करके हमने पार्टी से बाहर भेजा हो तो पार्टी की गलती है। पार्टी ने तो उसका मान सम्मान बढ़ाया है। अगर वो मान सम्मान नहीं ले पाया या हजम नहीं कर पाया तो वो उसका स्वार्थ है। नकली थे या पिछली बार सब इम्पोर्टेड थे? नहीं, ओवरनाइट आपको टिकट कैंडिडेट चाहिए था, बबली हैं, ये है वो है, ये सब रामकर्ण काला सब ओवरनाइट आए हुए लोग थे, ओवरनाइट चले गए। मैं इनको नकली नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक कोट किया कि जब संपत सिंह ने INLD छोड़ी, उस समय महेंद्रगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौटाला साहब ने शेर पढ़ा था। अब मैं उसको स्वार्थी बोल दूं, मौका परस्त बोल दूं, किसी तरह का भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं शायद ऐसे शब्दावली इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ना हूँ, ना आपने पिछले 12-13 साल में मेरे मुंह से ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल देखा होगा। मैं तो जितने गए हैं सबको शुभकामनाएं दी है। ठीक है, अगला सवाल वरुण करना चाहेंगे, हमारे समाचार संपादक। सर नमस्कार। बार बार ये कहा जा रहा था कि हरियाणा की जनता को चुनाव का इंतज़ार है, हरियाणा की जनता को चुनाव का इंतज़ार है, लेकिन हकीकत में पता लग रहा है कि आपके विधायकों को ही चुनाव का इंतज़ार था। चुनाव की घोषणा हुई और एक के बाद एक सारे गए, ऐसा लगा कि ताश के पत्तों की तरह सब बिखर गया। और मौजूदा राजनीति परसेप्शन की राजनीति है। परसेप्शन ये बना कि चुनाव से पहले आप बहुत कमज़ोर हो गए। और एक नाम अनूप धानक, जिनके ऊपर आप लोगों को बहुत भरोसा था, देखा कि मतलब चुनाव घोषित होने के बाद सबसे पहले जो प्रेम पत्र है वो अनूप धानक का ही आ गया। चलो आ गया, हमने तो 2 बार जिम्मेवारी दी, विश्वास के साथ दी, और क्यों क्या कारण रहे हैं मेरे को तो अभी तक बताया नहीं, मिले भी नहीं। जब मिलेंगे तो पूछूंगा ज़रूर। पर जहां आप वरुण कह रहे हो कि एकदम ताश के पत्तों की तरह, एकदम नहीं है। मैंने शायद 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में कर कहा था कि 6 साथी हमारे साथ नहीं है, और वो लोकसभा में भी नहीं थे, वो तो जा लिए थे, मगर उनको 4 महीने की तनख्वाह चाहिए थी। ये इस्तीफ़ा तो एक फॉर्मेलिटी है। इस्तीफ़ा तो जब भी पार्टी से दे सकते थे जब उनने विचारधारा से अलग होने का निर्णय ले लिया। उस समय भी इस्तीफ़ा दे देते तो शायद विधायकी 4 महीने पहले छोड़नी पड़ती। एक चीज़ आपको आज बता दूं, ऑन रिकॉर्ड जी, इनके इस्तीफे आगे हैं।
कि दूसरे पार्टी की मेंबरशिप ले ले, जब तक हम इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे तो क्या ये विधायक रह पाएंगे जब तक नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी? क्या इनमें से किसी ने, जैसे किरण चौधरी ने इस्तीफ़ा दिया है, विधायकी से इस्तीफ़ा देने का दम रखा है? इनको अभी भी 1 महीने की तनख्वाह चाहिए। ये जनता जवाब मांगेगी इन लोगों से कि क्या 50,000 रुपया सैलरी के लिए आप पार्टी विचारधारा से फॉर्मेलिटी में दूर हो सकते हैं? मुझे किसी ने बताया कि कांग्रेस के लोग चाहते नहीं है कि वो एमएलए से इस्तीफा दे। कल के दिन में कोई कहीं कुछ ज़रूरत पड़ जाए विधानसभा में अंदर बाहर तो शायद इनका इस्तेमाल हो सके। ये तो वो क्रूशल टाइम हो, 6 महीने पड़े हैं और गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को बोल दिया, उस समय तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखी जाती है। मगर आज के दिन तो शायद वो समय भी नहीं है और अब तो जुमा 40 दिन रह गए, उससे भी कम शायद। और 40 दिन के अंदर ये तय होगा कि कौन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेगा। ठीक है, अंजलि। सर मेरे 2 छोटे सवाल हैं, क्योंकि पहले सवाल का तो जवाब आपने बहुत दे ही दिया मेरे सहयोगियों का। पहला कि आपके इतने साथी थे लोकसभा चुनाव से पहले, अब वो साथ छोड़ गए, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं? और दूसरा सवाल ये कि आपकी पार्टी के नेता गिनवाते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी ने इतना काम करवाया कब? जब गठबंधन में आप लोग थे। अब आप अलग हो गए हैं गठबंधन से, अब आप चुनावों में जब प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे तो आप जिन कामों का जिक्र करेंगे वो तो फिर यही होगा ना कि आपने उन बीजेपी के साथ रहते हुए वो काम करवाए। फिर कैसे आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करे इन 5 सालों में? चलो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, हिसार एयरपोर्ट जी क्या बीजेपी ने बनवाया? 5 साल भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार चला रही थी। एयरपोर्ट तो प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं था। 38 करोड़ रुपया लास्ट बजट था और वो बढ़कर 3,982 करोड़ रुपया 4 वर्ष के अंत में पहुंच गया। कैसे पहुंचा? हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5 साल अकेले सरकार थी, मात्र 12,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क ठीक हुआ। ऐसा क्या मैंने कर दिया कि 29,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क ठीक करवा दिया? हाँ, हमने कर दिखाया है और करने के बाद भेदभाव नहीं किया। ये नहीं है कि रोहतक ख़त्म होते ही लाखन माजरा के बाद सड़कें छोटी हो जाती है। ये नहीं है कि कोई फैक्ट्री आती है तो वो 2 जिलों में सीमित हो जाती है। आज मारुति खरखोदा आई है, फ्लिपकार्ट आपके मानेसर में आई है, ATL मेवात में आई है, अगर ग्रासिम पेंट्स आई है तो पानीपत में आई है। मेडिकल कॉलेज मैंने टारगेट लिया जींद का टाइम से पहले बनवाने का, और मुझे खुशी है कोविड के बावजूद भी आज आप जाके देखोगे तो हरियाणा सरकार की सबसे ऊंची 19 मंजिल बिल्डिंग अगर कोई हरियाणा प्रदेश में है तो वो जींद का मेडिकल कॉलेज है। और OPD की व्यवस्था तैयार हो चुकी। वो तो सैनी साहब वहाँ पर डायरेक्टर नहीं लगा पाए, नहीं तो आज पेशेंट चेक होते। हमने सिरसा के अंदर साइट ली, दादरी के अंदर साइट हमने परचेज कर दी डिपार्टमेंट को। ये क्यों हो पाया? विलिंगनेस थी, और विलिंगनेस के बावजूद हमें बहुत जगह क्रिटिसाइज भी होना पड़ा, मगर हमने कभी क्रिटिसिज्म से अपना टारगेट तो नहीं छोड़ा। लेकिन बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि दुष्यंत जब ये कहते हैं कि हमने ये करा दिया, हमने इतने फसलों को MSP पे खरीदवा दिया, तो मतलब वो तो एक छोटे पार्टनर थे सरकार में, सरकार तो बीजेपी की चल रही थी, वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ बीजेपी के सहयोग से करवा दिया? अरे हमने सरकार में रहते हुए करा है, उसमें सहयोग किसका होगा? CM एज अप्रूव्ड लिखने का। अगर आप ये कहते हो कि CM एज अप्रूव्ड लिखना क्रेडिट है, फिर तो CM को छोड़ के तो सारे फेल हुए। फिर तो सारी चीज मनोहर लाल जी ने करी और उनको क्यों दिल्ली भेज दिया, क्यों बदल दिया? वो तो आपको पता होगा ज्यादा। नहीं, मुझे तो पता है, साथ गए थे। मगर ये चीज तो उनसे पूछिए ना जो कहते हैं कि सारा बीजेपी ने किया। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या फैमिली ID परिवार पहचान पत्र हरियाणा की जनता के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं कहती हमने बनाया? करते करते आज तक प्रॉपर्टी ID दुरुस्त नहीं हो पाई। 3 अलग अलग एजेंसीज ने उसको मॉनिटर कर लिया। बीजेपी क्यों नहीं कहती हमने प्रॉपर्टी ID? तो ये आप क्यों नहीं कहते हैं कि फैमिली वाला फैमिली कार्ड प्रॉपर्टी ID उसी सरकार में थे आप? तो मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि रिवोल्ट कर जाना चाहिए था जब आप सरकार में थे। विधानसभा का ऑन रिकॉर्ड इशू उठाकर देख लो, विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड का है। जब मनोहर लाल जी ने कहा कि हम व्यवस्था बनाएंगे 24 घंटे में इसको रिवाइज करने की, नहीं बन पाई। बीजेपी ऐसी चीज कोई नहीं गिनवाएगी। अच्छा, आप सैनी साहब से पूछ लीजिएगा, कभी आपके पास चुनाव में मौका आए, मैंने तो 14 फसलें MSP पर खरीदी।
और मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, 14 की 14 फसलें हरियाणा की एटलीस्ट 5 से 7 मंडियों में आती है, मूंगफली 3 मंडियों में आती है। सैनी साहब तो नारियल और जूट भी हरियाणा में ले आए। शशि जी आप भी घूमे हैं थर्मामीटर लेकर, मुझे ये तो बताओ ऐसी कौन सी मंडी है हरियाणा में जहाँ 4 नारियल के पेड़ भी नारियल देते हो? क्रेडिट लेना ये है क्या कि हमने 14 से 24 कर दी? ऐसी दालें जो हमारे वेदर टेम्परेचर्स में सर्दियों में उगी नहीं सकती, उनको भी एमएसपी पर ले लिया। बीजेपी क्रेडिट लेना। सर क्रेडिट का तो ये भी है कि हिसार एयरपोर्ट कहते हैं 6 साल में 5 बार उद्घाटन हो गया। मैंने तो शायद एक बार किया है और उद्घाटन भी नहीं किया, हमने तो भूमि पूजन किया तो था। जो आता है वो कर जाता है। भाई मेरे सिवाय कोई पत्थर लगाता हो तो मुझे पता नहीं, मगर ऑन रिकॉर्ड है मेरे नाम का पत्थर एक है। और वो जब रनवे की नींव रखी गई थी, मनोहर लाल जी और हम सब गए थे तब थी। और वो वाकया मुझे लाइफ में इसलिए हमेशा याद रहेगा, जनरल डीपी वट सांसद थे राज्यसभा के, उस पत्थर पे उनका नाम नहीं था और वो भूमि पूजन पर आए और मैंने नोटिस किया। तो मैंने अधिकारियों को कहा था कि आज शाम तक नाम बदल जाना चाहिए, और उनका नाम उस पत्थर पे आया था। तो वो वाकया मैं कभी भूल नहीं सकता। पत्थर अब इतने लग जाएंगे हिसार एयरपोर्ट पे कि उन पत्थरों से ही रनवे बना लीजिए। शशि जी पत्थर तो आजकल ऐसी प्रथा भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश में चला गए थे कि पूरे हरियाणा का एक पत्थर लगता था, इतने 1000 करोड़ की परियोजना, और उसके बाद सारी परियोजनाओं के शुभारंभ हो जाते थे। ठीक है, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर दिया। आप लोग बार बार ये कहते हैं बाबू बेटे की सरकार, बाबू बेटे की सरकार। कई लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि ये सब लोग सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाबू बेटा क्यों बोलते हैं। यहाँ तो लाइन लगा के देख लीजिए, बाबू बेटा। आपके यहाँ तो दादा बाबू बेटा वो सब है, सिर्फ एक टारगेट सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों? नहीं, बाबू बेटा जो टर्मिनोलॉजी है जी, वो इसलिए इन दोनों के लिए है कि इनने कांग्रेस को ऐसा बना दिया है कि कांग्रेस शायद इन दोनों से चलती है। कांग्रेस इज नॉट अ पार्टी एनी मोर, इट इज़ एन एसेट ऑफ द हुड्डास। और मैं फैक्चुअली कहता हूँ उदय भान अध्यक्ष बन गए होंगे, मगर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले उदय भान ने कभी करी है? और ऐसी हालत होगी कि दोनों जहाँ जाते हैं, जो इनके समर्थित सांसद हैं, विधायक हैं, वो इनके पीछे पीछे। आपने उदय भान का जिक्र किया तो आपकी मुरादें पूरी कर देते हैं, जरा सुनिए उदय भान को। बीजेपी के बारे में कहते थे कि इनको करो जमुना पार, इनके खिलाफ इन्होंने पूरे आरोप लगा करके इलेक्शन लड़े। ये जो जो इन पर महकमे थे उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, वो चाहे शराब घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे धान घोटाला है, चावल घोटाला है, सारे जो घोटाले हुए इनकी तो जो ना आपने फिल्म देखी होगी आज के एमएलए राम अवतार, उनके जो वो बना लेते थे फाइल, इनकी तो फाइल बीजेपी वालों के पास है। इनको 1% भी वोट नहीं मिली। इनको क्या, इनको चपत जनता ने इस तरह से मारी है, ये तो बिल्कुल जमा जीरो पार्टी हो गई। जमा जीरो पार्टी हो गई। एक अच्छी बात है, इन्हें फिल्म से नाम बता दिया कि राम अवतार। देखी है फिल्म आपने? मैंने तो नहीं देखी, मैंने इनकी फिल्म जरूर देखी है। आपको पता है ना इनके पिताजी का नाम क्या था? जी। और उनसे एक नाम राजनीति में आया जो कि हरियाणा से शायद पूरे देश में फेमस हो गया, आया राम गया राम जी। उसकी पृष्ठभूमि इनके पिताश्री ने तय करी थी, और वो एक दिन में 3 पार्टी बदले थे। और जहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये रजिस्ट्री की, शराब की, मैं तो आपके मंच पे शायद 100 बार बोल चुका हूँ, तथ्य तो लाइए। राग वही है, कोई एक सुर नहीं बदला इन लोगों का। 4.5 साल में तथ्य कहाँ हैं? हम तो तथ्य देते हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने 62,000 एकड़ जमीन किसान की लेकर प्राइवेट बिल्डरों को दी, सीएलयू कराए, और वो सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सारी जगह इंक्वायरियां चल रही है। ये तथ्य तो लाए। और तो और इनको ये अंतर नहीं पता कि धान और चावल में भी कोई अंतर होता है। इन्हें 2 बार बोला धान घोटाला, चावल घोटाला। ये तो एक लय है, शायद कांग्रेस ने लिख के दे दी कि दुष्यंत का नाम आए तो ये 4 चीज तुमने बोलनी है। अगर मैंने कोई एक चीज गलत करी होती तो ये क्या छोड़ते हमें?
क्या ये वो आंकड़े ऑन पेपर लाकर आरटीआई के माध्यम से या किसी और माध्यम से पब्लिक डोमेन में डालते नहीं? हमने करा है। मैं आज एविडेंस के साथ देता हूँ आपको। हमने चार्जशीट बनाई थी 450 पन्नों की, शायद आपके पास भी कॉपी मिल जाएगी दफ्तर में, जिसके अंदर साफ था कि किस तरीके से सोनिया गांधी के पीए को स्कूल बनाने के लिए हुड्डा के पार्क की जमीन कन्वर्ट कर दी गई। ऑन रिकॉर्ड आरटीआई एविडेंस था। हमें पता है कि किस तरीके से बीपीटीपी हरियाणा में आई और मास्टर प्लान रिवाइज हुए। फरीदाबाद में बाईपास बना, आज उस बाईपास का नाम बीपीटीपी बाईपास है। हमारे पास एविडेंस थे कि कैसे गुड़गांव का 2 बार, जो कि 10-10 साल बाद रिवाइज होना था, मास्टर प्लान रिवाइज हुआ कि कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट पहुंचाना था। हमने लड़ाई लड़ी थी रिलायंस को जब किसान की ज़मीन कोड़ियों के भाव लेकर दे रहे थे। आज मुझे खुशी है कि ग्लोबल सिटी के लिए हमने वो 1000 एकड़ ज़मीन बचाई लड़कर। ये एक एविडेंस तो दे के दिखा। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जेजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस उस पर, वो उस पर, वो उस पर। जैसे उदय भान जी ने कहा कि ये घोटाला वो घोटाला, आप कह रहे हैं कोई एविडेंस लेकर के आओ। डिफेमेशन क्यों नहीं कर देते हैं? मानहानि का केस ठोक दीजिए अगर कोई गलत बोल रहा है तो। यही चीज़ मैं कांग्रेस वालों को कहता हूँ, कहते हैं कि जी खर्ची पर्ची ये बीजेपी वाले सब कहते रहते हैं, तो आप केस कर दो, मानहानि का केस करो। क्यों नहीं करते आप लोग? कर देते। आपने सुझाव अच्छा दिए। मैं तो आज लीगल नोटिस आप वाली इस क्लिप का ही भिजवा देता। भाई मतलब तो ऑन रिकॉर्ड है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप करवा देंगे? ऑन रिकॉर्ड है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। आपकी जो ये क्लिप है जी। मेरे को व्हाट्सएप करा दीजिए। डेली लोग बोल रहे हैं, तो आज तक आपका ध्यान नहीं गया था कि मेरे को जनता से समय मिले जब तो मैं टीवी देख पाऊँ। कोई मेरे से पूछ लेता है आपका मकान क्या, मेरी गाड़ी है। और अगला 40 दिन का ये दौर तो शायद और हेक्टिक हो जाएगा, मगर आपका सुझाव है, लीगल नोटिस विद इन 24 आवर्स भेजूंगा और कॉपी आपको भी भेजूंगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक। आगे गवाह आपको भी बनना पड़ेगा ना कि मेरे सामने बोला। मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र में जो वोटर्स हैं, पब्लिक है, वो मूर्ख बनती रहती है। वो उसका काम सिर्फ झुनझुना बजाना रह गया है। ये वाली पार्टी उस पार्टी पे आरोप लगाए, वो वाली पार्टी उस पार्टी पे आरोप लगाए, लेकिन कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। सिर्फ रैलियों में अगर तथ्य गलत है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहल करना चाहिए। शशि जी, कितनों को आप कोर्टों में खींचोगे? कितने लोगों को आप तो फिर लिटिगेशन में रह जाओगे, वोट मांग ही नहीं पाओगे। और कई तो ऐसे लोग हैं जिनका आप अगर रिप्लाई करोगे तो शायद आपकी मूर्खता होगी। अभी आपको उदय भान जी सुन रहे थे, नायब सैनी जी को जरा सुनिए। रहा हूं, जेजेपी के सारे नेता तंग थे दुष्यंत से बहुत ज्यादा तंग थे। वो इंतजार कर रहे थे भी कब कोड ऑफ कंडक्ट लगे, और जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन ही उसका मैदान खाली हो गया। वो तो पहले तैयार बैठे थे, वो तंग थे, उसकी नीतियों से तंग थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई वो अपनी नीतियों में सुधार करे थोड़ा बहुत। देखिए, मैं एक पार्टी के नाते से, मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके नाते से मैं ये कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा मजबूत हो जो थम भी है, नहीं तो सुपड़ा साफ कर देंगे लोग। थोड़ा मजबूत होना चाहिए। कह रहे हैं मजबूत होना ये चाहिए। अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, हमें नसीहत दे रहे हैं। अभी तो लग रहा था कि आपको दे रहे हैं और अंत- बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अंत में गदगद थे। तो- वो अंत- चाहते हैं कि आप मजबूत हो जाएं। अंत में तो ये कह रहे थे कि भाई तुम भी हो जाओ, तो तुम तो शायद वो बीजेपी की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए उनको। और अगर मेरे से परेशान कोई था तो कोई पूछने वाला 4.5 साल क्यों नहीं गया? ये तो समय आता है शशि जी। 2005 का दौर भी देखा है, जब तो मैं बड़ा हो गया था, और उस समय से 2009 तक पता नहीं कितने लोग छोड़ के गए थे, और ऐसे छोड़ के गए थे जो पार्टी में नंबर 2-3 पोजीशन पे थे। मगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 650 किलोमीटर पैदल यात्रा करी और नतीजा आया। 9 से हम बढ़कर 32 पे भी पहुँचे। ये तो टाइम है, और टाइम के अंदर कौन कितनी मेहनत कर लेता है ये तय होगा कि भविष्य में उस पार्टी का क्या ग्राफ रहेगा। मैं ये मानता हूँ 40 दिन अगर हमने दिन रात मेहनत कर ली तो हम ऐसा बदलाव भी ला देंगे कि पहले से भी ज़्यादा हमारे विधायक विधानसभा में हो। ठीक है दीक्षा।
जी सर, 4.5 साल तक की आपने बात किया और साथ ही लोगों का विश्वास भी आप पर है। आप जगह जगह जा रहे हैं और लोगों तक अभी भी आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि मेरी पार्टी आएगी, मैं आपके लिए काम करूंगा, महिलाओं के लिए काम करूंगा। लेकिन जब आपके पार्टी के लोगों को ही आप पर विश्वास नहीं है तो आप लोगों का मन कैसे जीतेंगे? देखिए, विश्वास किसको नहीं है? जिसने चुनाव लड़ना है। क्या आप गारंटी ले सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस के जिन लोगों की टिकटें कटेंगी वो इतने लॉयल है कि पार्टी में बैठे रहेंगे? ये तो समय है। जब वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में 10 साल के लिए जा सकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कांग्रेस मेरी माँ है, फिर क्या लॉयल्टी रहेगी? क्या दुष्यंत की इस पार्टी में लॉयल्टी की आप चर्चा करेंगे? ये तो पॉलिटिक्स है मैडम। पता नहीं कौन अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए किस दिन पलटी मार जाए। और अगर अच्छा टाइम आएगा तो यही आपको लाइन में खड़े दिखाऊंगा। आप ही खड़ी हो जाना कैमरा लेके और पूछ लेना आप वापिस लॉयल्टी आ गई या स्वार्थ आ गया। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग मौके पर कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे असेंबली और लोकसभा में पहुंचा जाए, उसको देखते हुए फैसला लेते हैं। और अभी तो कोई जल्दी नहीं है। लास्ट टाइम भी लोकसभा के बाद जब विधानसभा में हम जा रहे थे तो शायद जो सैनी जी ने बात कही थी, हर आदमी वही बात कहता था। उसको तो अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए। और जब हम मजबूत हो गए तो उन्हीं की पार्टी थी जो सबसे पहले हमारे पास आई थी कि साथ चलो। ये बीजेपी और कांग्रेस की जो लिस्ट आएगी उससे आप लोगों को बहुत उम्मीद होगी? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे क्योंकि जो छूट जाएंगे उनको भी तो कोई ना कोई गाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, चाबी, ताला चाहिए ही चाहिए। चलिए, जिसको तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस के लिस्ट पर ये आप लोग सभी लोगों को बड़ी मतलब बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी लिस्ट करो जारी। नहीं, मैं ना इस सोच का शशि जी हूँ ना था। पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने कांग्रेस और बीजेपी से पहले अपनी मेजॉरिटी कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए थे। हाँ, कई सीटें हैं जहाँ क्या पता हमारे साथी से बेहतर संगठन को लगता हो कोई और साथी है, और कई बार वो क्लिक भी करती है चीजें। पिछली बार अगर राहुल कसवा टिकट कटते ही अगले दिन कांग्रेस में गए तभी तो वो सांसद बन पाए, और विजेंद्र सिंह टिकट कटने से पहले बीजेपी में चले गए और कांग्रेस में चले गए और उनकी टिकट कट गई। ये तो समय की बात है। चौधरी रंजीत सिंह जी निर्दलीय से बीजेपी की टिकट पे लोकसभा लड़े, और मैं कल परसों पता नहीं कब की बात है, वो टीवी पे चल रहा था कि कांडे ने बेटा अनाउंस कर दिया तो कहते हैं मेरे को बीजेपी ने मान सम्मान नहीं दिया तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। ये लॉयल्टी रहेगी? ये तो समय की बात है। पता नहीं कौन किसके दरवाजे खड़ा मिले और कौन किसका सिंबल लेके लड़े। समय समय की बात जो आपने की ना, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक वक्त था जब आईएनएलडी से आप लोग अलग हुए, जेजेपी पार्टी बनी, आईएनएलडी की हालत बहुत ख़राब हो गई, आपका वोट परसेंटेज बहुत अच्छा आ गया। लेकिन 2024 में आईएनएलडी आपसे ऊपर हो गई, आप 1% वोट भी लोकसभा में नहीं ले पाए। लोगों का गुस्सा था, और मैंने तो पब्लिक स्टेजेस पे माना है कि किसान आंदोलन के सेंटिमेंट्स को हम नहीं समझ पाए। हमने बहुत कुछ करा, फार्मर अपलिफ्टमेंट में, स्टेट में बहुत कदम उठाए किसानी के लिए, मगर उस समय के सेंटिमेंट्स के अंदर जो विरोध हुआ, लोगों ने वोट के माध्यम से उसका जवाब भी दिया। और मैं तो मानता हूँ मेरी गलती रही कि मैं उस समय किसानों के साथ नहीं खड़ा हो पाया। आपको इस बात का इल्म है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, क्योंकि जो आपको वोट मिले, जो 10 लोग जीत के गए, सबके मार्जिन बहुत अच्छे थे, और उसकी एक वजह थी कि आप जहाँ जहाँ से भी जीत करके आए, एंटी बीजेपी माइंडसेट या जो एक इमोशंस था उसने आपको बहुत शशि जी, मैं एक चीज नहीं समझ पाया, जबरदस्त तरीके से आपके पीछे खड़ी रही, पिछले एक ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी। पिछले एक लंबे अरसे से एक चर्चा प्रेस के साथ ही करते कि एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स आपको मिला। क्या मुझे प्रो कांग्रेस सेंटिमेंट भी मिला? प्रो कांग्रेस नहीं था, लेकिन एंटी बीजेपी था, एंटी बीजेपी था। इट वाज नॉट प्रो कांग्रेस। हमें एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट मिला आपको, बल्कि एंटी जो हुड्डा सरकार के विरोध, एंटी कहने की जगह ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी एंड कांग्रेस या एंड कांग्रेस आल्सो। हाँ, तो देन आपने वी हैड अ चॉइस कि हमें सरकार बनानी है,
स्टेबिलिटी के साथ बनानी है और अपने विषय पूरे कराने हैं, वो स्टेबिलिटी कांग्रेस के साथ नहीं आ रही थी। कांग्रेस के 31 थे, 10 हमारे थे, 41 थे, हमें फिर भी 5 इंडिपेंडेंट रखने पड़ते। और इंडिपेंडेंट्स का हाल तो आपने देखा है ना। जिस दिन चर्चा होती थी कि दुष्यंत के साथ अलायंस टूट सकता है, ये तो नैनीताल से गाड़ी लेके आ जाते थे घंटों में कि शायद हमारी बात बनेगी, मंत्री बनेंगे। पर मैं एक चीज़ से बड़ा खुश हूँ, हम अलग हुए हों, सैनी साहब ने इनको समर्थन भी लिया और इनको असली जवाब भी दिया। ये किसानों के मसले पर आपको लगता है कि आपसे चूक हो गई? गुस्सा इतना था किसानों में कि उन लोगों ने, आपको याद होगा कि गद्दारों की पार्टी और पता नहीं क्या क्या गुस्से में कहा। मैं आपको बताऊं, गुस्सा भी अपने पे आता है, पराये पे नहीं आएगा। क्या मनोहर लाल जी पे गुस्सा मेरे जितना किसी ने करा? लॉजिकल बात कोई नहीं देखता। मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर और उप मुख्यमंत्री था, 3 पार्लियामेंट के बिल्स में मेरा कोई रोल नहीं था, बल्कि ऐसे लोग जिनका रोल था, विजेंद्र सिंह ले लो आप, ट्रैक्टर रैली करके गए झांसी में किसानों के विरोध में। अब वो कांग्रेस में आ गए, क्या गुस्सा खत्म हो जाएगा लोगों का? जनता जवाब तो मांगेगी। जिसने वोट डाले हैं, बीजेपी के सभी सांसदों ने जिनने वोट डाले हैं, जनता क्या उनसे जवाब नहीं मांगेगी? ये चीज़ तो देखने वाली है कि विधानसभा में क्या निष्कर्ष आएगा। ठीक है वरुण, अगला सवाल। अब सर, जिस तरीके से पिछला चुनाव था, अभी जो टिकट की बात हो रही थी, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो आपके पास आए, चुनाव लड़ा, जीते, सत्ता सुख भोगा, चले गए। बीजेपी को गठबंधन की ज़रूरत थी, आपके पास आई, शामिल हुए, सरकार चलाई, चले गए। मतलब क्या जेजेपी की इतनी दशा है कि कोई भी आता है, यूज़ करता है, इस्तेमाल करके छोड़ के चला जाता है? और सबक क्या लिया इससे? क्योंकि इस बार फिर टिकट कटेंगे, फिर लोग आपके पास आएंगे, फिर आप उन्हें टिकट देंगे और टिकट देना कंपल्शन होगा, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, हमारा संगठन बना था और पिछले चुनाव में ऐसी स्थिति थी कि शायद हम 90 विधानसभा में भी संगठन को खड़ा नहीं कर पाए थे। उस समय हमें लोगों की बहुत ज़रूरत थी। चौधरी हर्ष कुमार आए हथीन से, तो हमारे पलवल ज़िले में एक फेस बना। ऐसे ही 2-4 लोग, राम कुमार गौतम हो, देवेंद्र बबली हो, जोगीराम हो, ये अलग अलग विधानसभा सेगमेंट से आए और कास्ट कॉम्बिनेशंस भी बने, लोगों का साथ भी मिला, हम जीते। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उस समय जाट एजिटेशन का रोष था, अब फार्मर एजिटेशन का रोष है। मुझे याद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह पे जूता मारा था किसी ने और गाली दे के बोला था तू जाट नहीं है, और वहीं 4 सीट जीते थे विधानसभा की, रोहतक के अंदर, जबकि लोकसभा में लोगों ने हरा दिया था। ये परिस्थितियाँ कैसे चेंज होंगी, कौन आएगा, ये तो अगले 40 में से 20 दिन तय करेंगे। शायद नॉमिनेशन 12 तक है, फिर 12 तक तो पता नहीं कितने परिवर्तन होंगे। अभी तो आप देखना, कांग्रेस से कोई बीजेपी में भागेगा, बीजेपी से कोई कांग्रेस में भागेगा। मतलब इस बार सबक है, पिछली बार जो टिकट दिए थे उसके मुकाबले? बिल्कुल है। मैं कौन सा 70 साल का बूढ़ा आदमी हूँ जिसने सारा हरियाणा गाया हो? आप मेरे ऊपर थोड़ा तो तरस करो यार। 25 साल का सांसद बना, 31 में पार्टी को खड़ा करके विधानसभा में 10 लेके गया। रूप रंग तो लोगों के अभी दिखेंगे। कई बार क्या होता है ना, राजनीतिक अनुभव पैदा होते ही नहीं आता। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला है 10 साल में। आदमी की पहचान एक दिन में नहीं होती, समय बताता है। और आज सुबह किसी ने भेजा था कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं, नौकर कितना पुराना है, वो बताता है वो आदमी कैसा है। एक सवाल जरा आपको पहले सुनवा दूं, एक और है, उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूं। अब है चौटाला जी को जरा एक बार सुनिए, उसके बाद फिर एक सवाल मैं आपसे करता हूं। का एक बयान आया था पिछले दिनों कि हम किंग मेकर बनेंगे। ये किंग ब्रेकर है। इन्होंने सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ब्रेक किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से ब्रेक किया। उसके बाद ये भाजपा में गए, उनके साथ सरकार बनाई, 4.5 साल प्रदेश को लूटा और फिर भाजपा से ब्रेक किया और मनोहर लाल खट्टर को
मुख्यमंत्री के पद से हटाने में सबसे बड़े रोल इनका है, क्योंकि इन्होंने लूट के खाया था और सारी बातें भाजपा के जिम्मे भी साथ साथ पड़ी। अब इन्होंने अपनी पार्टी को भी ब्रेक कर दिया, अब अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर दिया। जवाब आपका। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। जो आदमी ये याद नहीं रखता कि आईएनएलडी से निकला कौन और किसको निकाला, इन्हीं ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौटाला साहब का पत्र पढ़ा था। क्या हमने आईएनएलडी कभी छोड़ी थी? मैं तो पहले दिन का कहता हूँ, ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। खुद की बातों में सुनो, इसने तो खट्टर को हटा दिया। अगर मेरे में इतना दम है तो फिर मेरे से बड़ा प्रदेश को फायदा किसने किया? पीपीपी से, फैमिली आईडी से, जो लोग तंग थे और जिस आदमी ने बनाई थी, जिसकी वजह से तंग थे, अगर मैं उसको हटाने का दम रखता हूँ फिर तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं शायद इससे ज़्यादा इनकी बात पे जवाब भी ना दूँ। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, हमारा संगठन बना था और पिछले चुनाव में ऐसी स्थिति थी कि शायद हम 90 विधानसभा में भी संगठन को खड़ा नहीं कर पाए थे। उस समय हमें लोगों की बहुत ज़रूरत थी। चौधरी हर्ष कुमार आए हथीन से तो हमारे पलवल ज़िले में एक फेस बना। ऐसे ही 2-4 लोग, राम कुमार गौतम हो, देवेंद्र बबली हो, जोगी राम हो, ये अलग अलग विधानसभा सेगमेंट से आए और कास्ट कॉम्बिनेशंस भी बने, लोगों का साथ भी मिला, हम जीते। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उस समय जाट एजिटेशन का रोष था, अब फार्मर एजिटेशन का रोष है। मुझे याद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह पे जूता मारा था किसी ने और गाली दे के बोला था तू जाट नहीं है, और वहीं 4 सीट जीते थे विधानसभा की रोहतक के अंदर, जबकि लोकसभा में लोगों ने हरा दिया था। ये परिस्थितियाँ कैसे चेंज होंगी, कौन आएगा, ये तो अगले 40 में से 20 दिन तय करेंगे। शायद नॉमिनेशन 12 तक है, फिर 12 तक तो पता नहीं कितने परिवर्तन होंगे। अभी तो आप देखना, कांग्रेस से कोई बीजेपी में भागेगा, बीजेपी से कोई कांग्रेस में भागेगा। मतलब इस बार सबक है, पिछली बार जो कभी आईएनएलडी और जेजेपी का कोई देखते हैं कभी दूर तक भविष्य? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये कहा था कभी किसी चर्चा में कि इन दोनों को मिलना है। अब वो मिलेंगे कब, वो वक्त बताएगा कि समझदारी में मिले या लाचारी में मिले। मुझे नहीं लगता कि कमिंग फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसी संभव हो। ठीक है सचिन, अगला सवाल। सर 2019 में हमने देखा कि अच्छा मैंडेट जेजेपी को मिला है और वोट शेयर भी आपका बढ़ा है, 14 पॉइंट समथिंग उस वक्त था 2019 में। 2024 में ये बहुत डाउन हुआ, 0.87 समथिंग। लेकिन वोट शेयर की अगर हम बात करें तो ये उस वक्त बढ़ा था, अब बहुत ज़्यादा वीक स्थिति में है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी विपक्ष को मिली, यानी कि कांग्रेस को मिली, एक मजबूत स्ट्रांग विपक्ष के रूप में कांग्रेस उभर रही है, आपको लगता है कि अगर हम विपक्ष में रहते तो आज जेजेपी की कंडीशन नहीं होती और स्ट्रांग रूप से जेजेपी भी उभरती है? उसमें एक सवाल मेरा भी है, दोनों साथ ही दे दीजिए। अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, हर आदमी इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो लगता है कि 2019 में सरकार का हिस्सा बनना ठीक था, नहीं था, या जो किया ठीक किया? जो चीज़ आपने पूछी है और सचिन ने रखी है, मैं दोनों चीज़ों का रिप्लाई करता हूँ। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस कमज़ोर है, ये एक परसेप्शन है। क्या होगा 4 अक्टूबर को पता चलेगा। बन चुकी। मैं आपको वाकया शेयर करता हूँ। आप आंकड़े पढ़ रहे हैं, मैं आपको सचिन ये पूछूं कि आप ये बता दो हमारे लोकसभा में कितने % वोट आए थे, तो शायद अभी आपके पास हैंडी ना हो। 0.87 2019 में, अच्छा ठीक, हमारे 4.8% आए, 5% के लगभग थे। अगर मैं आपको तो उपचुनाव में कितने वोट आए थे, तो हमारे 36% वोट आए थे जब दिग्विजय चुनाव लड़े। हर चीज़ आंकड़ों पे नहीं तय होती, माहौल पे तय होती है राजनीति। चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हवा बनाओ, हवा बनेगी तो राज आएगा। हवा बनी। राजीव गांधी जब 400 सांसद लेके पार्लियामेंट में गए और कोई कहता था कि राजीव गांधी को अब रोक नहीं सकता, 87 में चौधरी देवीलाल ने 5 सीटों पे रोक दिया था। हरियाणा में कहावत है कि 4 कांदी और 1 गीत गाने वाली, जसमा देवी जीत के आई थी।
और उससे पहले जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया गया इस देश में, उस पर भी फुल स्टॉप किसी ने लगाई थी, चौधरी देवीलाल जी ने लगाई थी, और 36 दिन में लगाई थी। आज तो अभी हम बैठे हैं 40 दिन है। वो कहीं का रोड़ा, वो कहावत सुनी है ना आपने, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। सारे जोड़े थे, सब खड़े थे और उस समय परिवर्तन लाए थे। और जितने थे उस समय, बहुगुणा जी, इंदिरा गांधी जी, सारे चुनाव हारे थे। तो परिस्थितियाँ किस ओर करवट ले ले किसी को नहीं पता। हाँ, आज की परिस्थिति के अंदर मेरा उनके साथ रहना एक मेरी प्राथमिकता थी कि जो मैंने जनता से वादे करे थे, 75% युवाओं के लिए रोजगार का कानून लाना, 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देनी, 8% बैकवर्ड को हिस्सेदारी देनी, हमारे प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई हमने, 5100 नहीं कर पाए, 3000 तो लेकर आए। आज मैं गिनाने लग जाऊं आपको तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम भाषणों में कहा करते थे कि हम कर देंगे। अगर मैं 10 विधायक लेके विपक्ष में बैठता और ऐसी हालत होती कि 7 भाग जाते, तो मेरे पास क्या बचना था। आज मेरे पास ये कहने को तो है कि जो मैंने कहा वो मैंने कर तो दिखाया। ये जो अब भाग रहे हैं, आपको अंदेशा था कि 2019 में अगर आप सरकार के साथ नहीं गए तो सिर्फ माँ बेटा रह जाएंगे? ना, मैं ये नहीं कह सकता कि हम 2 रहते, शायद वो 2 के 3 होते, 4 होते उन परिस्थितियों लेकिन में। मगर हाँ, बिल्कुल था। जब सतपाल सांगवान कुलदीप की पार्टी लेके तो भाग सकता है, तो दुष्यंत को तोड़ना क्या मुश्किल चीज थी उस समय। एक आरोप आप पे ये भी लगता है, जो आपके ही विधायक हैं जो अब सब छोड़ के चले गए, वो कह रहे हैं कि सरकार में आ गए, हम 10 थे, हमारी बदौलत दुष्यंत सरकार में डिप्टी सीएम बने, इतने सारे महकमे मिल गए और वो सारे महकमों पे कुंडली मार करके दुष्यंत खुद बैठे रहे, किसी को मंत्री नहीं बनाया, किलकी मारी तो बाद में बबली को बना दिया, किसी को छोटा मोटा अनूप धाना क्या किसी को कुछ बना दिया, बाकी सारे महकमे पे मलाई खाते रहे कुंडली मारकर। अगर मैं गिनवाऊँ तो चौधरी ईश्वर सिंह जी के बेटे को वीटा का चेयरमैन रखा है और पूरे 4.5 साल रखा। अगर मैं गिनवाऊँ रामकरण काला को शुगर फेडरेशन का चेयरमैन रखा तो 4.5 साल रखा। रामनिवास जब तक था तो रामनिवास को खादी बोर्ड का चेयरमैन पार्टी ने रखा। अकेला मैं किसी पद पे बैठा हूँ, इनके पद गिनवाने लग जाऊँ तो शायद आपको शर्म आ जाए कि ऐसी बात भी कर सकता है जिम्मेवारी लेके आदमी। अनूप को तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बबली को तो कोई कमी नहीं छोड़ी, और तो और राम कुमार गौतम जो शायद मेरे से पहले 3 हफ्तों में ही विरोधी सुर दिखाने लग गया था, उसका बेटा भी एजी ऑफिस में आज तक है। किसने लगाया भाई? अगर मैं अलायंस में था तो अलायंस में होते हुए मैंने क्या अकोमोडेट नहीं करे? सबको करे हैं। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में ना शेयर करें, हमारे लिए बेहतर है। हमने 50 साल तक लोगों में रहना है। आपको भी शर्म हो जाएगी कि लोग कैसे कैसे प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला सवाल रक्षित। राजनीति में खासकर चुनाव के टाइम आरोप लगता है कि ये इसकी बी टीम है, उसकी ए टीम है। आप पर भी लगा, आपने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही लगा दिया बीजेपी के साथ साठगांठ का। अब क्लियर कर दीजिए किसकी साठगांठ किससे? मतलब पब्लिक कंफ्यूज्ड है कि ये बी टीम है कौन है? कांग्रेस है, जेजेपी है, आईएनएलडी कहती है जेजेपी और कांग्रेस है, कांग्रेस कहती है आईएनएलडी और बीजेपी है, जेजेपी कहती है आईएनएलडी और कांग्रेस। ये है कौन? बी टीम कौन है? ये भी आपको ना सिर्फ हरियाणा की राजनीति में सुनने को मिलता है, ये ए टीम है, बी टीम है, सारी टीम अच्छा, है। कोई सी और डी नहीं हो रहा है, सब ए है या बी है? मैं तो आपको तो सारी टीम है। एक टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट में लीग मैच होते हैं, क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, फाइनल होता है। ये हरियाणा में तो सबसे पहले ही फाइनल हो जाता है। इसके अंदर तो कोई सा आदमी यही नहीं देखता कि कौन सा है। जिस सीट पे मैं जीतूंगा वो हमारी सीट है यार, वो कैसे बी टीम की सीट हो जाएगी? जनता ने चुनना है किसको वोट देना है। ये नेताओं के कई ABCD नहीं होता। अगर मैं आपको कह दूं बसपा का और इनेलो का अलायंस बीजेपी ने कराया है तो कल आप क्या कहोगे? जनता कह रही है, माइक लगा के पूछ लेना आम आदमी से। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल में विधानसभा में खट्टर साहब के खिलाफ एक आरोप भी लगा पाए?
और 10 साल में 4 गवाहों वाला AJL का केस, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का केस क्यों नहीं सुनवाई पे गया भाई? ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिटिंग MLA और MP के विरुद्ध कोई केस हो तो 1 साल में निपटारा करो। 4 गवाहों का केस है, 2 डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वो दे दूंगा। क्यों नहीं फैसला कर पा रहा सर कोर्ट? हमारे केसेस तो उठा के हरियाणा से दिल्ली में कराए गए और भूपेंद्र हुड्डा को पंचकुला क्यों छोड़ा हुआ है? ये क्यों बेनिफिशियल टैक्टिक्स दे रखे हैं? और एक केस नहीं है भूपेंद्र हुड्डा पर, CBED के 7 केस हैं। क्यों नहीं एक पे भी आज तक फैसला आया? ये फैक्ट्स शायद मेरे से बेहतर हरियाणा की जनता जानती है, कौन इसकी A टीम है, कौन किसकी B टीम है, कौन किसकी D टीम है। अच्छा, आपने INLD और उसकी बात की। जितेंद्र एक सवाल करना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर में INLD और BSP का गठबंधन हुआ है और आपका पार्टी अब तक किसी से गठबंधन जो है वो कर नहीं पाई है, तो क्या आपको लगता है कि अभय चट्टाला ने गठबंधन कर लिया है तो आपको भी किसी दल के साथ सहयोग या समर्थन बीच बीच में सोशल मीडिया पे खूब खबरें आती हैं कि JJP की इससे बात हो रही है, उससे बात हो रही है, उससे आ रही है, रिजल्ट अब तक कुछ आया नहीं है। शशि जी, ये हमारे ना एक देसी कहावत है, सिर के बाल हैं झोली में गिरे मिलेंगे। जिसका जब अलायंस होगा, जो सीट शेयरिंग होगी आपके सामने होगा। क्या प्रेस से ये चीज़ें छुपती है? और मैं मानता हूँ कि अगर हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे भी तो हरियाणा की तरक्की प्रगति को देखते हुए किसी साथी को साथ लेके आएंगे जो हमें भी ताकत दे और उसको भी ताकत दे। तो कोई ऐसी बातचीत है चल रही? ठीक है, जब मेटलाइज करेगा। कई बार आप बात करते हैं, चीज़ें मेटलाइज नहीं करती हैं, लेकिन क्या JJP गठबंधन करने को इच्छुक है? पहला सवाल तो यही है। अगर कोई अच्छा साथी होगा, जो मतलब अच्छा का डेफिनेशन क्या है? अच्छा जिसका हरियाणा में प्रभाव हो और उसके साथ अगर हम खड़े हो तो दोनों को म्यूचुअली ताकत तो हरियाणा में प्रभाव तो एक आपकी पुरानी INLD है, एक कांग्रेस है, एक BJP है, एक JJP है और एक आम आदमी पार्टी कहती है कि उसका भी बड़ा प्रभाव है। यही 4-5 पार्टियां हैं। तो एक BSP है तो गठबंधन हो गया INLD के साथ। सोशल कह लो, मतलब यही है 4-5 तो फिलहाल आज के दिन। मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ पे चर्चा का इशू। अब मेहनत करें, अपना काम 90 सीटों पर कर रहे हैं। कोई होगा और सोशल डेमोग्राफिक्स को और ताकत दे पाएगा तो ज़रूर उस पर कदम उठाएंगे। ठीक है। जब आपको इतने अंकलों से आपकी जब बातचीत करवा रहे हैं, मिलवा रहे हैं, तो एक और है, उनको भी ज़रा सुनिए। वो जरूर लड़े और हमारे हल्के में 90-92 हज़ार वोट ले रहा है। वो सब वोटर इंतजार में हैं, सम्मान सहित उनसे कुछ ना कुछ कहेंगे कि भाई मेरे कुछ 92 हज़ार लेके गए थे, हमारे को कुछ बता तो दो। हमारे लिए स्वर्ग अभी कितना दूर है स्वर्ग में ले जाने का, क्योंकि BJP को तो जमना पार ले जाना था और इनको स्वर्ग में ले जाना था, तो स्वर्ग में खुद चला गया, यहाँ वालों को लेके गया। वीरेंद्र सिंह जी ना बड़े अच्छे इंसान हैं। ये मेरे को बारी बारी चैलेंज कर रहे हैं कि तू आ जाओ चाणा लड़ ले, आ जाओ चाणा लड़ ले। और मैं बारी बारी कहता हूँ मैं लड़ूंगा, बाजूंगा नहीं, तू ना बाज जाइए। और मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि मैं भी नहीं लड़ूंगा, प्रेमलता जी भी नहीं लड़ेंगी, विजेंद्र लड़ेगा। इनको ये अश्योरिटी तो करवा लो कि क्या विजेंद्र को कांग्रेस टिकट देगी? ठीक है, लोकसभा में कट गया, विधानसभा तो मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, कैसे शशि जी? एक और पर तो कांग्रेस कह रही है सर्वे कराएंगे, सर्वे में जो मजबूत होगा। इनने तो जवाब देना है जनता को। ट्रैक्टर यात्रा क्यों निकाली थी झांसी में? क्यों पार्लियामेंट में 3 लाइन व्हिप के बाद आपने वोट डाला था? जनता जवाब मांगेगी किसान आंदोलन का। या ये हो गया है कि भाई मैं तो BJP में 10 साल बैठा रहा, सारे काम उस समय के भूल चूक माफ, कांग्रेस गंगा डुबकी मार ली और जनता पूछेगी नहीं। मैं तो आज फैक्चुअली कह सकता हूँ 1200 करोड़ का काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। ये गिनवाए तो सर 120 करोड़ का काम। 40 साल जो ये नहीं कर पाए, मैंने 4 साल में कर दिखाया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप जाकर देखो, भाखड़ा का पानी 36 गांव में स्पेशल प्रोजेक्ट के माध्यम से आ रहा है।
जो माइनर आज से 42-48 साल पहले बनी थी, सारी रिमॉडल हुई है। आज के दिन रोड नेटवर्क हो, आज के दिन हेल्थ फैसिलिटी हो, हम कर पाए। और तो और देश का दूसरा फायर ट्रेनिंग कॉलेज अगर कोई बनेगा तो उचाना के खेड़ी मसानिया में 25 एकड़ ज़मीन में बनेगा। ये कैसे मुमकिन है? वीरेंद्र सिंह जी की तो एक सोच थी। अच्छा, ये जब रूरल डेवलपमेंट इनके पास था, इनने कुछ नहीं किया। इनके पास स्टील कौन सा वो सेल होता है, कौन सा महकमा होता है, इस्पात, इनने उचाना को एक सौगात दी है। आपका कैमरामैन भेज देना वहाँ की बीट का, वो वीडियो बना के भेज देगा। इन्हें पूरे उचाना को एक सौगात दी कि एक चौक पर सेल की एक चिड़िया सी बना दी। मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या है, शायद 1-2 करोड़ का CSR सेल का वहाँ लगवा दिया। उसके सिवाय इनने कोई एक एम्प्लॉयमेंट का संसाधन उस विधानसभा में छोड़ा हो। मैं तो फैक्चुअली बोलने वाला आदमी हूँ, एक एक आंकड़े पे इनसे पूछ सकता हूँ। और तो और सर छोटू राम जी के नाम पर कॉलेज की पर्चियाँ कटवाई और ट्रस्ट बनाया। जो लोग ट्रस्ट में थे वो बाहर कर दिए, खुद उसके ट्रस्टी बन गए और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए सर छोटू राम का नाम हटाकर और उसके ऊपर राजीव गांधी कॉलेज बना लिया। और मैं परसों उचाना में घूम रहा था, उससे 2 किलोमीटर पहले मैं तो पहली बार देखा, मैं मायावती जी को देखा हुआ था जो खुद के स्टैचू लगाती थी। वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोल लिया। हम तो लोगों की याद में संस्थाएं बनाते हैं, ये तो खुद की याद पहले ही बना चुके। कैसे बन चुके? ये बार बार एक सवाल जो आपसे किया जाता है, आखिरी सवाल लगभग, कि आप उचाना से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैंने जब भी आपसे बात की आपने कहा जी 100% लड़ेंगे, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। फिर भी ये बार बार क्यों आता है कि देखिएगा वक्त आएगा तो पता चलेगा, दुष्यंत नहीं लड़ेगा जी, वहाँ से नहीं लड़ेगा। ये क्यों कंफ्यूजन ऐसा क्यों आता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में तो कभी नहीं आता कि गढ़ी सापना किलो इसे नहीं लड़ेंगे। 4 चुनाव लड़ चुका है अपने जीवन में और चारों चुनाव में उचाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और चारों में एक बार भी मैंने उचाना की जनता का फेथ ना खोया है, ना खोने दूंगा। मेरी कर्म भूमि है और उस कर्म भूमि पर रहूंगा। हारूं जीतूं ये तो समय बताएगा। अगर मैदान छोड़ जाऊंगा तो फिर मैं योद्धा नहीं, उस रण में रहूंगा और रण के अंदर रणबांकरा बन के लड़ूंगा भी और उसको फतेह भी करूंगा। एक आखिरी सवाल, आप पे एक आरोप लगता है, खास करके चौधरी बीरेंद्र सिंह इस टर्म को बहुत यूज करते हैं, कि आपने पॉलिटिकल क्राइम किया। पॉलिटिकल क्राइम का डेफिनेशन उनका ये है कि आपने लोगों के भरोसे और विश्वास का डाका डाला। वीरेंद्र सिंह जी अपना इतिहास उठा ले, सबसे बड़े शायद क्रिमिनल पॉलिटिकल तो खुद है। कांग्रेस पार्टी तोड़ी, कांग्रेस दीवारी किसने बनाने में भूमिका निभाई? किसने इतने मान सम्मान के बाद कांग्रेस छोड़ी और अपने लालच में बीजेपी ज्वाइन करी? किसान एजिटेशन के बाद, जाट एजिटेशन के बाद सबसे आगे ये चले कि मैं जाट एजिटेशन का आरक्षण की जो चर्चा है उसमें बीजेपी में भूमिका निभाऊंगा। क्या इनने उस समय क्राइम नहीं करा? और तो और जिस बीजेपी ने इनको इतना सम्मान दिया कि राष्ट्रीय लेवल पर बड़े बड़े महकमों का मंत्री बनाया, रूरल डेवलपमेंट से बड़ा मंत्रालय कोई नहीं है, उस बीजेपी को छोड़कर ये अब कांग्रेस में चले गए। पॉलिटिकल क्रिमिनल मैं हूं या ये हैं? ये तो ऑन फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड चीज है। और आप 40 साल का उचाना की जनता से रिकॉर्ड इनका निकाल लीजिए। 40 साल में इस व्यक्ति ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या दिया है? चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, आप नरवाना जाओ, 500 बेड का हॉस्पिटल है। आप जाओ वहाँ, मंडी सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये तो मैं था जहाँ उचाना में 2 मंडियों के बाद, 3 मंडियों के बाद, अलेवा, नगूरा और उचाना के बाद आज छात्र के अंदर भी शेड बन चुका है। फिर परचेज सेंटर्स की बात आई, फार्मर्स को मंडी में ना आना पड़े। हमने कोविड में 42 गांव में परचेज सेंटर चलाए थे।
वीरेंद्र सिंह जी तो एक चीज़ का आंकड़ा नहीं बता सकते, ये तो ये नहीं बता सकते सुबह मैंने क्या कहा था, शाम को क्या कहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए दुष्यंत जी, और आपने वक्त दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुष्यंत चौटाला हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं, हैंडसम हैं। 2019 में एक अच्छा वोट शेयर भी मिला। बीच में जो कुछ हुआ सबको पता है, उस पर बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 2024 है, गिन के दिन बचे हैं। 1 अक्टूबर को हम वोट कास्ट करेंगे और 4 अक्टूबर को देखेंगे कि हमने किसके लिए वोट किया और किसकी सरकार बन रही है, किसकी हालत पतली मोटी क्या होता है, वो 4 अक्टूबर को पता चलेगा। बाद बाकी लोकतंत्र में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ वोट देना ही नहीं, वोट देने के बाद 5 साल लगातार सरकारों पे नज़र रखना भी हमारी और आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना वोट देना। बाद बाकी 1 अक्टूबर, उसके बाद फिर 4 अक्टूबर, इंतज़ार कीजिए नतीजों का। जहाँ लड्डू बटेगा वहीं चलेंगे खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।